नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको हम जो है वो यहाँ पे लेके डिस्कस करते हैं। तो इसी दौर में, इसी कड़ी में आज हमारे पास में 355 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। और ये जो क्लास है वो हमने सेलेक्ट की है बच्चों की फरमाइश में। बच्चों ने कहा था कि सर कम्युनिटी के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए, उसी कड़ी में हम जो है वो आज की क्लास लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अलग अलग तरीके से कमेंट किए हैं। खास तौर से टेलीग्राम की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो टेलीग्राम पे कमेंट करते हैं। जहां तक हो सकता है उनका मैं रिप्लाई भी जो है वो करने की कोशिश करता हूं और कर भी देता हूं। कुछ परसेंट में रह जाते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम जो है वो इस टाइम की इश्यू की वजह से जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इनको जो है वो मैं रिप्लाई कर सकूं। मैं मेरे जितने भी मैसेज आते हैं उनका मैं 100% पे जो है वो लेके जाऊं और उनका सबका रिप्लाई करूं। तो कोशिश करते हैं और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी जो है वो इसमें विजय प्राप्त करेंगे, जिस तरीके से हमने विजय जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। विजय कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब हमने 1 जनवरी 2025 पे न्यू ईयर पे आप पे हमने एक कमेंट किया था कि रोज सुबह 7 बजे जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। जब मैंने खुद कमेंट किया था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हम डेली 365 दिन जो है वो आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों का बहुत सहयोग रहा था और चूंकि कमेंट किया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उंगली भी उठाई थी कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि 365 दिन लगातार कैसे कोई आ सकता है, लगातार फिक्स टाइम पे जो है वो कैसे मेंटेन हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पड़त निशान। अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ जो है वो जरूर सक्सेस हो जाती है। और आज हम 1 2 3 5 10 से शुरू करते करते 355 नंबर की क्लास पे आ चुके हैं। मतलब ऑलरेडी हमारे पास में 354 क्लासेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास में सिर्फ जो है वो 10 क्लासें बचेगी, देन उसके बाद हम 365 का जो हमारे पास में माइलस्टोन था उसको हम अचीव कर लेंगे। देन उस माइलस्टोन के बाद में क्या होना है? बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि सर इस सीरीज को जो हो बंद मत करना। तो दोस्तों बंद नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बल्कि इससे भी एक अच्छा वर्जन हम 2016 में लेके आएंगे। और वो अच्छा वर्जन है हमारे पास में कि रोज सुबह जो है वो हम एमसीक्यू करवाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, एक टॉपिक वाइज एक एमसीक्यू करवाएंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट जो है वो हमारे पास में ना रहे। ठीक है, और उस तरीके से हम लेंगे। और बाकी ऑलरेडी हमारे पास में जब 365 नंबर की जो क्लास आएगी उसको हम लाइव ही लेके आएंगे। उसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आगे की बुलेट सीरीज को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं, एमसीक्यू बेसिस पे लेके आएंगे या कैसे लेके आएंगे, उसको हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वो हम 365 पे अभी छोड़ देते हैं। आप अपने माइंड में रखिएगा कि जब हमारे पास में 31 को लाइव क्लास आएगी तो हम सर से जो है वो क्या क्या चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, उनको आप नोट डाउन करके रखिएगा। हम उनको जरूर जो है वो लेके आएंगे और जो भी हमारे पास में सुटेबल चीज़ें होती है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे। फिलहाल तो हम आ जाते हैं हमारी चीज पे, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमारे पास में कम्युनिटी का जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक होता है। और यहां से देखा जाए तो एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं पहले बात कर लेता हूं कि कौन कौन से किस प्रकार के जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देन उसके बाद इस टॉपिक पे हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे एंडेमिक डिजीज क्या होती है, एपिडेमिक डिजीज क्या होती है, जो हमारे पास में जो एपिडेमियोलॉजी ट्राइड होता है उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी जो है वो प्रिवेलेंस क्या होता है, देन इरिगेशन क्या होता है, देन कंप्लाइंस क्या होता है। इन सब चीज़ों से मतलब कुल मिला के इसकी टर्मिनोलॉजी से जो है वो एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसी टर्मिनोलॉजी से या उसी को हम जो कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती है। ये सारी चीज़ें
जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ साल पहले जो है वो एक जो हमारे पास में पैंडेमिक डिजीज थी, ठीक है, जो कोरोना के वायरस से पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो कौन सी पैंडेमिक होती है, कौन सी एपिडेमिक होती है, उन सब के बारे में और कुल मिला के ऑल ओवर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सबको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास के अंदर हम सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी पढ़ लेंगे कि एक्चुअल में एपिडेमियोलॉजी है क्या चीज। हम लोग सुनते जरूर हैं बहुत सारे बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एपिडेमियोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या कहते हैं, उन सब चीजों को हम आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। देन एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से उसके जो है मेथड्स हैं, कौन कौन से उसके प्रिंसिपल होते हैं, देन किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो सारी चीजें। रियल एपिडेमियोलॉजी जो है वो, गुड एपिडेमियोलॉजी किसको कहेंगे, उन सब चीजों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी क्लास है, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी क्लास होने वाली है, बट आपको यहाँ पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोनों कान जो है वो खुले रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज आती है, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है वो है क्या चीज, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी जो है वो 3 पिलर पे जो है वो टिकी हुई रहती है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी जो है वो 3 पिलर पे जो है वो टिकी हुई होती है। अब ये एपिडेमियोलॉजी 3 पिलर कौन सा होता है? पहली चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, सेकंड होती है डिटरमिनेंट्स, और थर्ड होती है कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनके ऊपर जो है वो चीजें जो है वो टिकी हुई है। तो एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, यानी कि एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमारे पास में एक साइंस है, या ये जो है वो हमारे पास में एक साइंस की जो है वो ब्रांच है। अब ये जो है वो जिसके अंदर हम क्या क्या चीजों को जो है वो स्टडी कर लेते हैं, उनको हम ले लेते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी। एपिडेमियोलॉजी जो है वो एक साइंस है जिसके अंदर हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं, उनमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। डिजीज जो फैल रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, भाई उसकी चपेट में जो है वो कौन कौन आ रहे हैं, कहां कहां वो डिजीज फैल रही है, ठीक है, कब वो फैल रही है, सर्दियों में फैल रही है, गर्मियों में फैल रही है, या बरसात ऋतु में फैल रही है, या इंडिया के अंदर पूरे के अंदर फैल रही है, या इंडिया में सिर्फ साउथ के अंदर फैल रही है, या ईस्ट के अंदर या नॉर्थ के अंदर, या फिर सिर्फ ये बच्चों को अफेक्ट कर रही है, या ये बड़ों को अफेक्ट कर रही है, या ये बूढ़ों को अफेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें। तो पहली चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। डिजीज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, हु, ठीक है, मतलब कौन कौन उसकी चपेट में आ रहा है। जैसे सर्दियों की जुकाम की हम बात करें, तो जुकाम के अंदर जो बेसिकली बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे आजकल का मौसम है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो किस पे होता है, बच्चों पे और बूढ़ों पे। खास तौर से जो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, उन पे ये सबसे ज्यादा मौसम सबसे ज्यादा खराब है, राइट। देन सेकेंड आता है वेयर, कहाँ पे हो रही है, ठीक है भाई, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ पे ये डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा आकर होती है। देन उसके बाद आता है वेन, कब हो रही है, सर्दियों में, गर्मियों में, या बरसात ऋतु में, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आती है हमारे पास में सेकंड, दैट इज का डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का मतलब हो गया हमारे पास में कि ये डिजीज जो है वो उसके कोजेज क्या क्या है, किसकी वजह से ये डिजीज हो रही है, रिस्क फैक्टर क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैं अगर बात करूं दोस्तों कि मलेरिया जो है वो हमारे पास में, ठीक है, मलेरिया जो है वो हमारे पास में उसका कोजेज क्या है, भाई मच्छर है, मॉस्किटो है। तो ये तो हो गया कि ज्यादा मॉस्किटो जहां हो रहे हैं वहां पे ये चीज हो रही है। रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर है कि जहां पे हमारे पास में पानी जहां जमा ज्यादा हो जाता है वहां पे मलेरिया ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार के अंदर हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर हो गया, वहां पे पानी ज्यादा जमा होता है। राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, वहां पानी देखने को ही नहीं मिलता है, तो जमा कहां से होगा, जमा कहां से होगा तो वहां पे मच्छर कहां से पैदा होंगे, वहां पे ऊंट को सर्वाइव रहने के लिए जो है वो दिक्कत आ जाती है, तो बेचारे मच्छर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो सारी चीजें आ जाती है हमारे पास में, क्या क्या उसके कोजेज हैं और क्या क्या जो है वो उसके रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है उनको हम किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। जैसे अभी कुछ सालों पहले कोरोना था, तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर जो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम किस तरीके से जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब की स्टडी
वो आती है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या हो गया, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रही है, कौन से टाइम पे हो रही है, कौन इसके ज्यादा अफेक्टेड में है, क्या क्या उसके कॉजेज है, कौन कौन से उसके रिस्क फैक्टर हैं, कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या आती है, एपिडेमियोलॉजी। इन शॉर्ट की अगर मैं बात करूं कि एपिडेमियोलॉजी को शॉर्ट में बोलें तो क्या बोल सकते हैं, हु गेट व्हाट डिजीज वाई एंड हाउ टू विल स्टॉप इट, यानी कि उस पर्टिकुलर डिजीज को कौन तो जो है वो प्राप्त करा है, मतलब किसको ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा हो सकता है नया हो, बट सब लोगों ने इतना तो सुना होगा। जापानीज एनसेफेलाइटिस है वो बेसिकली जो है वो बिहार साइड में जो है वो होता है, किसकी वजह से होता है, ये जो हमारे पास में लीची होती है, वो लीची जो है वो खाने की वजह से जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो होता है। तो वो पर्टिकुलर डिजीज, अब आपको पता ही है कि लीची जो है हमारे पास में कब आती है, जब हमारे पास में थोड़ी थोड़ी जब गर्मियां चालू हो जाती है, या गर्मियों के टाइम पे जो है हमारे पास में लीची का सीजन आता है। आजकल आपको लीची देखने को जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, बेसिकली जो है वो नहीं मिलेगी। आजकल आजकल के सीजनल फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया है, देन ये सारी चीजें मिलती है। तो जो लीची कुछ किस टाइम पे आ रही है, कौन उसके सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आगे हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनसेफेलाइटिस, ठीक है, जिसको हम फाइलरेसिस भी बोलते हैं। फाइलरेसिस डिजीज या हाथी पांव रोग आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें पांव जो हो बिल्कुल फूल के बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लिम्फेटिक डिजीज है जिसके अंदर पांव बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, आप जाइए, ठीक है, इवन मैं जब एम्स पटना में था तभी मैंने वो चीजें देखी थी, अदरवाइज मैंने वो डिजीज यहाँ के मरीजों में देखी नहीं थी। तो आप जैसे वेस्ट साइड में, राजस्थान साइड में, हरियाणा साइड में अगर आप देखोगे तो वो डिजीज आपको देखने को में नहीं मिलेगी। लेकिन आप बिहार में जाइए, आपको एक फैमिली मेंबर में या 2-3 परिवार में एक पर्सन जो है वो जरूर मिल जाएगा एलिफेंटाइटिस का या फाइलरिसिस का, राइट। तो वो चीज वहीं पे होती है, ठीक। तो वो सारी चीजें कहां पे पर्टिकुलर कौन से लोगों के बीच में हो रही है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आती है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी, राइट। तो ये सारी चीजें होगी। देन उसके बाद एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हमने एपिडेमियोलॉजी जो देखा उसका एम क्या है, एपिडेमियोलॉजी जो है वो हम क्यों इसके अलग ब्रांच बनाए, क्यों हम इसको साइंस के अंदर जो है वो उसको दर्जा दिया, ऐसा क्या रीजन था कि हमने जो है वो एपिडेमियोलॉजी को इतना जो है वेटेज दिया। तो इसके कुछ एम है, क्या एम है भाई, इसके एम है, सबसे पहला एम है इसका आइडेंटिफाई कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। कोई भी डिजीज हो रही है उसके कोज क्या है, किसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी में। समझ में आ गया, ट्रीटमेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट हमारे पास में फिर मेडिकल साइंस में चला जाता है। समझ में आ गया, जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है वो जरूर हमारे पास में मेडिकल साइंस के अंदर चला गया है, लेकिन एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो जो हमारे पास में किसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, क्या उसके कोजेज हैं, क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड, डिटरमाइन डिजीज फ्रीक्वेंसी, वो डिजीज किस टाइम पे या कब जो है वो कम हो रही है, कब जो है वो हमारे पास में ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें। उस डिजीज की जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी सीजन में कम हो रही है, कौन सी सीजन में ज्यादा हो रही है, क्या उस किसकी वजह से ज्यादा हो रही है, किसकी वजह से कम हो रही है, वो सारी चीजों को जो है वो हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। देन थर्ड वन आता है स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री क्या है उसकी हम स्टडी हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही करते हैं, नेचुरली, ठीक है, कि भाई हाँ इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इवोलेट न्यू ट्रीटमेंट वैक्सीन एंड प्रोग्राम्स, जो भी नए प्रोग्राम्स आए हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से, जैसे टीबी को रोकने के लिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है या नेशनल इरिगेशन ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, वैक्सीन है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो है वो हमारे पास में कोरोना आई थी तो उसकी वैक्सीन था, तो उसको किस तरीके से यूज में लेना है, कैसे क्या करना है, जो भी नया ट्रीटमेंट आया था। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के अंदर जो है हमारे पास में हर दिन एक नई गाइडलाइन आती थी। पहले जो था कि ये देना है, देन उसके बाद क्लोरोक्विन देनी है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में आया था कि एंटीकोगुलेंट देना है, देन हमारे पास में आता है कि डॉक्सीसाइक्लिन देने हैं। तो इस तरीके से जो जो नया ट्रीटमेंट आया है, जो जो नई वैक्सीन आई है या जो भी हमारे पास में प्रोग्राम्स है,
उसको जो है वो इवेल्युएट करना भी हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइड बेसिक फॉर हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड बेसिस फॉर हेल्थ पॉलिसी, जो भी हमारे पास में हेल्थ पॉलिसीज है बिना एपिडेमियोलॉजी के जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। कोई भी पॉलिसी हो, चाहे आपके पास में आईसीडी वाली हो, डब्ल्यूएचओ का कोई प्रोग्राम्स हो या उसकी कोई पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, जब तक अगर आप उसकी कम्युनिटी में जो है वो बेस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट वन आ जाता है प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से हम बचाया जा सकता है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक तरीके से सीधे सीधे शब्दों के अंदर मैं कहूँ कि कोई भी डिजीज होती है तो एक्चुअल ट्रीटमेंट तो जो है हमारे पास में हॉस्पिटल के अंदर होता है, मेडिकल साइंस के अंदर होता है, लेकिन उसके बाद में कहाँ पे कैसे डिजीज हो रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, कितनी कम्युनिटी में जो है वो फैल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास में किसके अंदर पढ़ते हैं हम दोस्तों, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो समझ में आ गया कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ अप्लाई करनी है, वो सब चीज़ें हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोर कंसेप्ट, यानी कि एपिडेमियोलॉजी का जो है वो कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट का मतलब हो गया मेन चीज क्या है। तो मेन चीज जो है वो हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी की दो ही चीज है, एक है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन और एक है हमारे पास में डिटरमिनेंट्स। और भी चीजें हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास में क्या क्या चीजें हम एपिडेमियोलॉजी पे अंदर जो है वो ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हम देते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो भी डिजीज हो रही है, ठीक है, कौन से पर्सन पे हो रही है, भाई उस पर्सन का एज ग्रुप क्या है, कि वो बच्चों में ज्यादा हो रही है या मिडिल एज ग्रुप में ज्यादा हो रही है या फिर हमारे पास में फीमेल के अंदर ज्यादा हो रही है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट सेक्स, भाई वो हमारे पास में मेल को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है या फीमेल को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इन द सेंस कि ऑक्यूपेशन वाले कि भाई फैक्ट्री वर्कर को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है या फार्मर्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें। तो ये सबसे पहले हमारे पास में कोई भी डिजीज होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो उसमें कौन से एज ग्रुप है, कौन से सेक्स है, कौन सा ऑक्यूपेशन है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लेस। प्लेस इन द सेंस कि कहाँ पे किन लोगों में सबसे ज्यादा हो रही है, रूरल वाले में ज्यादा डिजीज फैल रही है या अर्बन वाले में ज्यादा फैल रही है। रिलीजन की बात करें तो कौन से रिलीजन में फैल रही है, कौन सा क्लाइमेट में वो डिजीज ज्यादा फैल रही है, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्लेस। प्लेस मतलब जैसे अभी देखा था कि रूरल एरिया में हमारे पास में कोरोना कम था, अर्बन वाले में जो है वो हमारे पास में ज्यादा था। रिलीजन की बात करें तो हमारे पास में पर्टिकुलर रीजन में जैसे कुछ डिजीज ऐसी होती है जो मोमडन्स में ज्यादा होती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारे पास में जो है वो हिंदू में ज्यादा होती है। क्लाइमेट, जैसे यही कोरोना की हम बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास में गर्मियों में तो जो था वो बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन सर्दियों में और बरसात में जो है वो हमारे पास में ज्यादा फैल गया था। नेक्स्ट आता हमारे पास में टाइम। टाइम मतलब सीजनल ट्रेंड्स या एपिडेमिक कर्व। टाइम का मतलब जैसे हमारे पास में कौन से टाइम पीरियड पे ज्यादा होती है, जनवरी फरवरी वाले में ज्यादा हो रही है या मार्च अप्रैल वाले में ज्यादा हो रही है, कौन से सीजन पे सारी चीजें ज्यादा हो रही है। एपिडेमिक कर्व मतलब जैसे आपने देखा था कि एपिडेमिक कर्व जैसे कि कोरोना आया था, फर्स्ट स्टेज आई थी, फिर सेकेंड स्टेज आई थी, फिर थर्ड स्टेज आई थी, तो किस तरीके से कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में लोग कम मरे थे, डरे हुए ज्यादा थे, मरे कम थे। सेकेंड स्टेज में जो है वो लोग डरे कम थे, मरे ज्यादा थे। थर्ड स्टेज में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। आप और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि कोरोना वाली डिजीज को देख के भी हम आज उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं बहुत सारे जो है वो अनलकी पर्सन जो है वो जा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिटरमाइंस, ठीक है, यानी कि वो किस तरीके से जो है वो आगे हो रही है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे पास में होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर इन द सेंस जैसे एज, एज की हम बात करें तो एज जैसे कुछ डिजीज होती है जो पर्टिकुलर एज पे जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, जैसे कोरोना वाली थी वो मिडिल एज पे ज्यादा कर रही थी, फिर बूढ़े लोगों पे कर रही थी, देन उसके बाद बच्चों पे इतना ज्यादा नहीं कर रही थी, इसलिए बच्चों को वैक्सीन भी जो है वो नहीं लगाया है। ठीक है, तो होस्ट फैक्टर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इम्यूनिटी। ठीक है, कुछ पर्सन की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है तो उनपे वो डिजीज ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है तो उनपे वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंट फैक्टर्स। एजेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या टॉक्सिन हो गया, तो वो उसके ऊपर
कौन कौन सी कुछ किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कि ये वायरल डिजीज है या ये बैक्टीरियल डिजीज है या ये किसी टॉक्सिन से होने वाली डिजीज है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंटल, जैसे वाटर, क्लाइमेट, सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, वो सारी चीजें उस डिजीज को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, जो जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा फैलती है। क्लाइमेट की बात करें तो जैसे हमारे पास में बात करें कि सर्दियों के अंदर कुछ डिजीज सर्दियों के अंदर ज़्यादा होती है, डायरिया वोमिटिंग वाली डिजीज जो है हमारे पास में गर्मियों के अंदर ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की वजह से भी जो है वो हमारे पास में डिजीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में जो चीज़ें जो है वो इंक्लूड करती है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी पे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे। ऑफ कोर्स बिल्कुल डिपेंड करती है लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे। कैसे, अगर आपने डिजीज को सही तरीके से कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी भी जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। भाई डिजीज की कितनी फैल रही है, कितनी जो है वो सर्कुलेट हो रही है, वो सारी चीजें तो हम देखते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे हमारे पास में जो है वो 4 प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक होता है हमारे पास में टर्सरी प्रिवेंशन। तीनों को जो है हम वन बाय वन करके लेते हैं, चारों को हम जो है वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं तीनों के बारे में जो है वो हमारे पास में डिस्कस कर लेता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आ जाता है हमारे पास में कि ऐसा प्रिवेंशन जहां पे हम जो है वो रिस्क फैक्टर को वहीं पे रोक देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई डिजीज ही ना हो। ठीक है, यानी कि जैसे कोई डिजीज हो सकती है, उसके जो रिस्क फैक्टर है उनको वहीं पे रोक देंगे, वो होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, हमें लगता है कि यार हमें हाइपरटेंशन ना हो या डायबिटीज ना हो, तो जो जंक फूड है उन सबको हम अवॉइड कर देंगे, और साथ के साथ जो है वो एक्सरसाइज को जो है वो इंक्लूड कर देंगे। प्रॉपर एक्सरसाइज होगी और जंक फूड जो है हमारे पास में अवॉइड होगा, तो हम यूं कह सकते हैं कि हमने जो है वो 75% डिजीज पे जो है वो कंट्रोल पा लिया है। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमोर्डियल मतलब अभी कोई डिजीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास में हम जो रिस्क फैक्टर मतलब जो डिजीज को बढ़ाने वाले फैक्टर है, एक तो होता है एटियोलॉजी और एक होता है रिस्क फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि डायबिटीज है, डायबिटीज का रिस्क फैक्टर क्या है, पेनक्रियाज की अगर हमारे पास में जो बीटा सेल्स है वो अगर डैमेज हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास में, वो चीज कहलाती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ईटियोलॉजी। भाई इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से डायबिटीज हो गया, ये हो गया एग्जैक्ट, डायबिटीज हो गया, उसकी ईटियोलॉजी क्या होगी, इंसुलिन, राइट। लेकिन इंसुलिन कब जो है वो हमारे पास में सीक्रेट नहीं होगा, या बीटा सेल्स कब डैमेज होगी, जब हमारे पास में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी, जब हमारे पास में जो है वो दोस्तों प्रॉपर जो है वो जंक फूड पे कंट्रोल नहीं होगा, तो ये डिजीज होगी। ओबेसिटी को, मोटापे को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो 90% डिजीज से हम वैसे ही बच सकते हैं। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आता है कि जिसमें हम जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसी को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि आगे चीज ना हो। अभी से हम एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी से हम जंक फूड नहीं खाएंगे, अभी से हम अल्कोहल तंबाकू वगैरह नहीं खाएंगे, तो आगे बहुत सारी डिजीज जो है वो हमें नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। क्लियर। सेकेंड आता हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि बहुत सारी डिजीज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, वो डिजीज हमें ना हो, समझ में आएगा, वो डिजीज हमें ना हो, उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, वो आ गया हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे मार्केट में क्या क्या है, मतलब सीधी सी बात है, टीबी है, राइट है, हेपेटाइटिस है, बिल्कुल है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनस है, बहुत सारी डिजीज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। कौन माँ बाप ये चाहेगा कि उसके बच्चे को टीबी हो या डिप्थीरिया हो, पर्टूसिस हो, हेपेटाइटिस हो, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन फिर वो उसको पहले से ही जो है वैक्सीन लगवा लेते हैं, ताकि यार ये बीमारियां हैं, ये अपने बच्चे को ना हो। ये अवेलेबल है हमारे पास में वैक्सीन। अगर हम भगवान चाहे अगर पूरी डिजीज की वैक्सीन हो जाए, तो हर लोग यही चाहेगा कि वो वैक्सीन जो हो मैं अपने बच्चे को लगवा लूं या मैं लगवा लूं, ताकि मैं बीमार नहीं हूं। अगर हर बीमारी की वैक्सीन आ जाए तो इंसान हर वैक्सीन लगवा लेगा,
लेकिन हर बीमारी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिन बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, इंसान उनको लगवा लेता है पहले से ही, ताकि इन फ्यूचर में वो बीमारी ना हो। ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल क्या हो गया? बीमारी नहीं है, उसका कोई इटियोलॉजी भी नहीं है, सिर्फ रिस्क फैक्टर है। उस रिस्क फैक्टर को हम ट्रीट कर देंगे, ताकि हम जैसे मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो मैं मोटापा ही नहीं होने दूंगा। ये हो गया हमारे पास में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब जैसे मान लीजिए टीबी ना हो, डिप्थीरिया ना हो, परटूसी ना हो, तो पहले इम्यूनाइजेशन करवा दिया। ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। क्लियर? थर्ड आता हमारे पास में सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? कोई भी डिजीज का हो गई, अब डिजीज होनी थी वो हो गई, अब होने के बाद जितना जल्दी हो सके, आपने देखा होगा कैंसर जो होता है वो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में हमारे पास में कंट्रोल करना जो है वो उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये चीज भी है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डिजीज होगी जितना जल्दी हो सके उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन उसके बाद उसको जो है वो ट्रीट कर लेंगे। जितना जल्दी हो सके उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। जित बीमारी हो गई, होनी थी होगी, देन उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसको हमने देखा, देन तुरंत जो है वो बीमार इलाज किया, दवाई दी और उसको ठीक कर दिया। ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो जितना जल्दी हो सकेगा बीमारी पकड़ में आएगी, उतना ही जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चौथी आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्राइसरी प्रिवेंशन, जिसको हम रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास में कि देखो जो चीज होनी थी वो तो होगी। जैसे मान के चलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में एक टांग जो है उसकी कट गई। अब देखो जो होना था वो तो हो गया, बीमारी का हमने इलाज भी कर दिया, मतलब उसको उसकी जान बचा दी, लेकिन एक टांग जो है वो नहीं बच पाई। ऐसे ही पैरालिसिस हो गया, ठीक है, सीवीए का अटैक आया, हमने जो है वो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में लेके गए, देन सीवीए का जो है वो ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट की जान बच गई, लेकिन पैर जो है वो दोनों सुन्न हो गए। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बर्न वाली कंडीशन। ठीक है, कोई बच्चा जो है वो जल गया, कोई पर्सन जो है वो जल गया, जलने की वजह से उसके पैर दोनों काम करना बंद कर दिए। ठीक है, या पैर काफी हद तक जल गए, अब वो काम नहीं कर रहे। तो जो चीज होनी थी वो तो होगी, लेकिन उसके बाद वो मैक्सिमम अपनी लाइफ अच्छे से कैसे जी सके, इसको हम कहते हैं दोस्तों टर्सरी प्रिवेंशन। तो उसमें हम क्या देते हैं? प्रोस्थेटिक देते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, टांग, नकली टांग लगा देंगे, नकली हाथ लगा देंगे, ताकि कैसे जैसे करके वो अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छे जी सके। वो आता है हमारे पास में टर्सरी प्रिवेंशन। तो 4 प्रकार के प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमोर्डियल में क्या था? रिस्क फैक्टर को ही हम कंट्रोल करते हैं, जैसे मोटे हमें नहीं होना है तो जंक फूड और एक्सरसाइज हम चालू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या था? डिजीज होने से पहले, जैसे इम्यूनाइजेशन हमने करवा दिया, इम्यूनाइजेशन हमने करवा दिया, वो आ गया प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? डिजीज होते ही तुरंत अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन, जो चीज होनी थी वो होगी, लेकिन उसके बाद हमने उसको नॉर्मल लाइफ कैसे ज्यादा जी सकते हैं, वो आ गया हमारे पास में टर्सरी प्रिवेंशन। अब देखो वन बाय वन करके लेते हैं, सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कोई चीज का डाउट नहीं है, इसलिए फटाफट जो है उसको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में मैंने अब क्या बताया था? प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर फ्रॉम अपेयरिंग। ठीक है, प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर फ्रॉम अपेयरिंग, यानी कि रिस्क फैक्टर अपीयर होता है उससे पहले ही हम जो है वो उसको ठीक करते हैं, वो आ गया हमारे पास में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जैसे एग्जांपल की बात करें तो डिस्करेजिंग जंक फूड, प्रमोटिंग एक्सरसाइज इन चिल्ड्रन। बच्चों को जो है वो हम इस तरीके से जो है वो एडवाइस करें ताकि वो जो है वो जंक फूड को ना खाएं, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, इन सब से जो है वो अवॉइड हो, एंड प्रमोट एक्सरसाइज इन चिल्ड्रन। ठीक है ना, बच्चों को जो है अच्छे से अच्छी जो है वो एक्सरसाइज करें, उसके लिए जो है वो हम उसको प्रमोट करते हैं। ये चीज आ गया हमारे पास में प्रमोट एक्सरसाइज इन चिल्ड्रन। बच्चों को जो है वो प्रमोट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करो ताकि डिजीज ना हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्रिवेंट डिजीज बिफोर इट अकर। डिजीज होने से पहले ही जो है वो उसको ठीक किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, डिजीज होने से पहले ही वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो चीज आ गई प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, विक्टर कंट्रोल करते हैं। 2 प्रकार की डिजीज होती है, एक होती है वीकल बोन, एक होता है विक्टर बोन। विक्टर बोन में क्या आता है? जैसे आ गया हमारे पास में मच्छर आ गए, मॉस्किटो, ठीक है ना, मच्छर आ गए,
मक्खी आ गए, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में क्या आती है दोस्तों, विक्टर कंट्रोल में आती है। इसको हम जो है वो कहते हैं, जैसे रेबीज आ गया, ये सब विक्टर कंट्रोल में आता है। तो उनको हम कंट्रोल कर लेंगे तो वो डिजीज भी नहीं होगी। मच्छरों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो मलेरिया नहीं होगा, राइट। तो वो चीज आती है। व्हीकल बोर्न क्या होता है, व्हीकल कंट्रोल क्या होता है, व्हीकल होता है नॉन लिविंग, जैसे टॉवल से कोई डिजीज होती है, बेड शीट से कोई डिजीज होती है, कपड़ों से कोई डिजीज होती है, उसको बोलते हैं व्हीकल बोर्न। विक्टर बोर्न होती है जहां पे लिविंग चीज आती है, जैसे कुत्ता हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है हमारे पास में विक्टर कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन। ऑफ कोर्स हेल्थ एजुकेशन जितनी अच्छी जो है वो आप हेल्थ एजुकेशन दोगे, उतना ही जो है वो हम डिजीज को होने से पहले रोक सकते हैं कि भाई ये डिजीज जो है वो ऐसे हो। जैसे कोलेस्ट्रोल ज्यादा बढ़ जाता है, या कोलेस्ट्रोल को हम पहले से ही कंट्रोल करके रखेंगे ताकि सीएडी जो है वो ना हो। नेक्स्ट सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारी चीजें आती है हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का सीधा मीनिंग है प्रिवेंटिंग डिजीज बिफोर इट अकर। डिजीज होने से पहले ही जो है वो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आ गया हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, डिजीज हो गई है, जितना जल्दी हो सके उसको हम जो है वो डिटेक्ट करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। डिजीज को अगर शुरुआती चीज में ही हमने जो है वो असेस कर लिया है, या शुरुआती चीज में ही जो है हमने पकड़ लिया है, तो हम उसको कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें हम कैसे असेस करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जैसे पेप स्मेयर करते हैं, किसके लिए दोस्तों, जो हमारे पास में सर्विक्स कैंसर होता है। क्या दोस्तों, सर्विक्स वाला जो कैंसर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेप स्मेयर करते हैं। बीपी चेक करते हैं, किसके लिए, हाइपरटेंशन वाली डिजीज को जो है वो देखने के लिए। हाइपरटेंशन आजकल बहुत तेजी से बढ़ने वाली डिजीज है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये तो सबसे ज्यादा जो है बढ़ने वाली डिजीज है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर जो है पेशेंट को खत्म कर देती है, मतलब बहुत सारी डिजीज को जो है वो कोज करती है। ऐसे आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेमोग्राफी। मेमोग्राफी किस लिए दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के आइडेंटिफाई के लिए जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, मेमोग्राफी करते हैं। तो ये सारी चीजें, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये कुछ मेजर डिजीज है जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में एनवायरनमेंट में, या हम कहें कि अभी समाज में सबसे ज्यादा फैल रही है। तो उसको हम जो है वो तुरंत जो है वो अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे। हमें लगेगा कि यार इसको सर्विक्स कैंसर हो सकता है, तुरंत पेप स्मेयर किया, तुरंत डायग्नोसिस किया, देन तुरंत जो है वो इलाज किया, यह आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड उसके बाद फोर्थ वन आ जाता है दैट इज कॉल्ड टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई जो होना था वो तो हो गया है, ठीक है, डिजीज होनी थी, पैरालिसिस होना था, एम्पुटेशन होना था, तो जो होना था वो तो हो गया। लेकिन उसके बाद अब हम उसकी डिसेबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीज आती है टर्सरी प्रिवेंशन। तो इसमें आ जाता है हमारे पास में रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में मैंने आपको वही चीज बताई है कि जो चीजें जितनी हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं वो सारी चीजें आ गई रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजियोथेरेपी। भाई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि उस चीजों, अब पैरालिसिस देखो होना था वो तो हो गया है, या हम कहें सीवीए जो था होना था वो तो हो गया है, लेकिन एक्सरसाइज करके हम जितनी चीजों को नॉर्मली कर सकते हैं वो सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मतलब कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें लाइफ लॉन्ग जो है वो हमें मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेने की जो है वो जरूरत होती है। जैसे थायराइड वाली हो गई, जैसे हमारे पास में वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद एंटीकोगुलेंट हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, इसमें हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। तो वो हम लेते हैं ताकि हमारी बाकी जो जिंदगी है उसको हम सही तरीके से कैसे जी सकें। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स। ये सब हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, ये अलग अलग चीजें मैंने इकट्ठी की है जो कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे पास में काम में आती है। इसके अंदर एग्जाम में जो है हमारे पास में सारी चीजें आती है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछा गया है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें होती है, तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायल के अंदर जो है वो 3 चीजें होती है। ऐसा जो है वो इमेज देख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा, इसमें आता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, ये 3 चीजें जो है वो इसके अंदर आती है। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एक बार नहीं कई बार जो है वो पूछा गया है। तो ऐसे ही चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने एपिडेमियोलॉजी के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड कर दी है कि जो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जो है वो पूछी जाती है।
ठीक है। अभी एंडेमिक, पैंडेमिक डिजीज, इंसिडेंस, प्रिविलेंस, ये सारी चीजें आएगी, इरिगेशन, कंट्रोल, वो सब चीजें एपिडेमियोलॉजी के अंदर पूछा। तो वन बाय वन करके जो है वो हम ले रहे हैं। जैसे कोर कंसेप्ट हमने पहले ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन, इंसिडेंस, देन उसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन ले लिया, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के अंदर जो है वो हमारे पास में ये हमेशा जो है वो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर जो है हमारे पास में 3 चीजें आती है। कौन कौन सी 3 चीजें आती है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, ये 3 चीजें आती है, ठीक है। एजेंट के अंदर क्या आता है? एजेंट के अंदर आता है हमारे पास में वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल, फिजिकल, मतलब किसकी वजह से जो है वो हमारे पास में वो डिजीज हो रही है, वो आता है हमारे पास में एजेंट। समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डिजीज के लिए जो है वो कोई ना कोई एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको भी पता है, कोई भी डिजीज हो जाए, वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वो वायरस की वजह से हो सकती है, वो फंगस की वजह से हो सकती है, वो प्रोटोजोआ की वजह से हो सकती है, वो केमिकल की वजह से हो सकती है, वो किसी भी वजह से होती है। तो वो चीज जो डिजीज को प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं दोस्तों एजेंट। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल एंड फिजिकल, वो सारी चीजें आती है एजेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में होस्ट। होस्ट इन द सेंस जो पर्सन उस पर्टिकुलर चीज से अफेक्ट हो रहा है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस इसके अंदर आया, मतलब मेरे अंदर आया, तो मैं हो गया होस्ट, जिसको बोलते हैं ससेप्टेबल पर्सन। जिसपे एजेंट जाके एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। समझ में आ गया? जहां पे भी एजेंट जाके जिस पे अटैक करेगा वो होस्ट, या जो डिजीज से सफर करेगा उसको हम कहते हैं होस्ट। थर्ड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब जहां पे वो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो स्प्रेड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एनवायरमेंट। ऑफ कोर्स हर कोई डिजीज जो है वो हमारे पास में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, और वैसे भी ये जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ही लागू किया है। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ही जो है वो लागू किया गया है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कंडीशन अलाउइंग डिजीज ट्रांसमिशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफर होने के लिए अलाउ करती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एनवायरमेंटल। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स के अंदर 3 चीजें आती है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। ऐसा जो है उसका डायग्राम आता है जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी मेजर्स। एपिडेमियोलॉजी अच्छी है या बुरी है, ये सारी की सारी डिपेंड करते हैं हमारे पास में मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, इन दोनों चीजों पे जो है वो डिपेंड करती है। मोर्बिडिटी क्या होती है? मोर्बिडिटी का एक सिंपल मीनिंग होता है रुग्णता दर। ठीक है, रुग्णता दर। अब ये रुग्णता दर क्या है, ये और ज्यादा आपको कंफ्यूजन करता होगा। रुग्णता दर क्या है? मोर्बिडिटी होता है कोई भी चीज किसी चीज को अफेक्ट कर रही है, या किसी पर्सन को अफेक्ट कर रही है, कितने लोगों को अफेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। समझ में आ गया? जैसे यू समझो, मलेरिया हुआ, ठीक है, मलेरिया हुआ या कुछ भी मलेरिया हुआ, ठीक है। अब मलेरिया, या एक और एग्जांपल लेते हैं, और अच्छा एग्जांपल कोविड का ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा। कोविड हुआ, जैसे मान के चलिए 100 लोगों के ऊपर जो है वो कोविड हुआ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। 100 लोगों के बीच में कोविड हुआ। अब इस 100 लोगों में से जो है वो 10 लोग मर गए, ठीक है, 10 लोग जो है मर गए। ये तो हो गया हमारे पास में मोर्टेलिटी। क्या हो गया दोस्तों? मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी, ठीक है, ये तो हो गया मोर्टेलिटी। समझ में आ गया? 100 लोग थे, उसमें से 10 लोग मर गए, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। ऐसे मान लो 100 लोग थे, उसमें से 10 लोगों को जो है वो दिक्कत आ रही है, ठीक है, श्वास लेने में लाइफ लॉन्ग दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम कहते हैं मोर्बिडिटी। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मोर्बिडिटी। ठीक है, तो ये हो गया मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। कोई भी डिजीज हुई, उसकी वजह से कितने लोग अफेक्ट कर रहे हैं या सफर हुए, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। ठीक है, और उनमें लाइफ लॉन्ग वो चीज रहेगी, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। और उससे कोई चीज मरी गए, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। अच्छा, इसमें हमारे पास में 10 लोग जो है वो मोर्बिडिटी आ गया, ठीक है, और उसमें अगर हमारे पास में 100 लोगों के बीच में जो है वो चीज अफेक्ट हुई, ये आ गया, ये भी आता है हमारे पास में मोर्बिडिटी में। ठीक, तो ये सारी चीजें आ गए हमारे पास में। अब यार इसको और एग्जांपल से समझते हैं, 1000 का लेते हैं। 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों में दोनों को 1000 लोगों में जो है वो मलेरिया हुआ, ठीक है, 1000 लोगों में मलेरिया हुआ, तो इन 1000 लोगों में से जो है वो 100 लोगों को मलेरिया हुआ। 1000 लोग थे,
उस पर मच्छर छोड़े गए, यूं मान के चलो, ठीक है, मच्छर छोड़े गए और 100 लोगों को जो हो मलेरिया हो गया, तो ये जो 100 लोग हो गए ये तो हो गया मॉर्बिडिटी, ठीक है, और इस 1000 में से 10 लोग मर गए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में मोर्टेलिटी। तो दोनों चीज समझ में आ गई। इस 1000 में से 10 लोग मर गए, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। 1000 में से 100 लोगों को मलेरिया हो गया, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। अब सारी चीजें जो हो वो आपको समझ में आ गई होगी। बार बार आप मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी समझ रहे थे, अब यहां पे आप समझ सकते हो कि 100 लोगों के ऊपर हमने मच्छर छोड़े, उसमें से 1000 लोगों के ऊपर मच्छर छोड़े, 1000 या 10,000 कितने भी मान लो, उसमें से कितने लोगों को वो डिजीज हो चुके, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। कितने लोग मर गए हैं, दैट इज कॉल्ड मोर्टिलिटी, ठीक है। तो मोर्बिडिटी मेजर्स कम करते हैं। इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस होता है कोई भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोग अफेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं इंसिडेंस, ठीक है। जैसे न्यू केसेज इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, जैसे मान लो ये सर्दियां आ गई, ठीक है, तो इन सर्दियों में कितने लोगों को जो है वो कोरोना हुआ, कितने न्यू केस आए कोरोना के, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस। समझ में आ गया? जैसे अभी ये सर्दियां आई है, ऐसे गर्मियां आएगी या बरसात ऋतु आएगी, तो कितने लोगों को जो है वो मलेरिया हुआ, कितने लोगों को जो है वो डेंगू हुआ, न्यू केसेज कितने हैं, वो सारे के सारे जो है वो किस में आएंगे दोस्तों, वो आएंगे हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिविलेंस। प्रिविलेंस में क्या आता है? ओल्ड केसेज, ओल्ड केसेज मतलब न्यू प्लस ओल्ड, दोनों केसेस जो है वो हमारे पास में किस में आते हैं, प्रिविलेंस के अंदर आते हैं। दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंसिडेंस क्या होती है ये भी पूछा गया है, प्लस प्रिविलेंस क्या होता है ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रिविलेंस में हमारे पास में क्या आती है, ओल्ड केसेज आते हैं, न्यू प्लस ओल्ड केस, दोनों केसेज जो है वो हमारे पास में आते हैं। टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप में आता है हमारे पास में, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट प्रिविलेंस और एक होता है पीरियड प्रिविलेंस। पॉइंट प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा पीक पे कब थे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट प्रिविलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि इस तारीख को सबसे ज्यादा केस थे या इस दिन सबसे ज्यादा केस है, वो हो गया हमारे पास में पॉइंट प्रिविलेंस। पीरियड प्रिविलेंस क्या होता है? पीरियड प्रिविलेंस मतलब इस टाइम से इस टाइम पे, जनवरी के अंदर इतने केसेज, फरवरी के अंदर इतने केसेज, मार्च के अंदर इतने केसेज, वो आता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पीरियड प्रिविलेंस। समझ में आ गया? तो दो प्रकार के हमारे पास में प्रिविलेंस आ गए, एक होता है हमारे पास में पॉइंट प्रिविलेंस, एक होता है पीरियड प्रिविलेंस। पॉइंट प्रिविलेंस मतलब पॉइंट, पीक पे कब पहुंचा, ठीक है। पीरियड प्रिविलेंस मतलब इस टाइम पे इतने कितने केसेज आए, ये आ गया। तो प्रिविलेंस में दोनों चीज आती है, ओल्ड प्लस न्यू केसेज दोनों आएंगे। इंसिडेंस में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यू केसेज आएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटी मेजर्स। अब आ जाता है हमारे पास में मोर्टिलिटी मेजर्स। मोर्टिलिटी मेजर्स मतलब मृत्यु दर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज कॉल्ड मृत्यु दर। किसी भी देश की एपिडेमियोलॉजी किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी मोर्टिलिटी रेट पे करती है, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट में हमारे पास में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, उसमें हम क्रूड डेथ रेट चेक करते हैं, देन कोज स्पेसिफिक डेथ रेट चेक करते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट चेक करते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट चेक करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में मोर्टिलिटी मेजर्स आते हैं। क्रूड डेथ रेट का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम पीरियड में हमारे पास में कितनी जो है वो डेथ होती है, वो सारी चीजें। कोज स्पेसिफिक डेथ रेट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोग जो है वो मर गए हैं, वो आ गया कोज स्पेसिफिक डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हमारे पास में आती है, दैट इज बात कि कितने बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने मर गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 10 लाख बच्चे थे, उस 10 लाख में से जो हमारे पास में, ठीक है, उस 10 लाख की अगर हम बात करें तो उस 10 लाख में से हमारे पास में जो है वो 8 बच्चे मर गए, मान लो उस 10 लाख में से हमारे पास में 8 बच्चे मर गए हैं, तो वो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या आ जाएगी, टोटल जो है वो डेथ 8 हो गई, उसके बाद 10 लाख इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारे पास में क्या निकल जाएगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ जाएगी। ऐसे ही मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में हमारे पास में कि कितने लोगों ने या कितनी महिलाओं ने जो है बच्चे को जन्म दिया, उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई, ये आगे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। जितने भी हमारे पास में रेट निकलती है वो सब के सब जो है वो 1000 के ऊपर निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी, जितनी भी हमारे पास में निकलती है वो सारे के सारे 1000 के ऊपर निकलती है, ठीक।
1000 के ऊपर निकलती है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है हमारे पास में 10,000 के ऊपर निकलती है। तो ये चीज जो है वो 1 लाख के ऊपर जो है हमारे पास में निकलती है। तो ये हो गया हमारे पास में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी सब 1000 के ऊपर निकलती है, ये जो है हमारे पास में 1 लाख के ऊपर जो है वो निकलती है। ये लो 1 लाख मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे पास में 1 लाख के ऊपर निकलती है। बाकी सब जितने भी निकलती है वो 1000 के ऊपर जो है वो निकलती है। क्लियर होगा? ये हो गया मैटरनल मेजर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक डिजीज क्या होती है। तो एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज क्या होती है, पेंडेमिक क्या होती है। पेंडेमिक के बारे में तो आपने अभी बहुत कुछ सुना होगा, कुछ सालों पहले बहुत अच्छा भी देखा होगा। बाकी 1 बाय 1 करके तीनों को जो हो हम ले लेते हैं। तीनों क्या कहते हैं, इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि कोई भी डिजीज पर्टिकुलर किसी एरिया में होती है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस इन ए पॉपुलेशन, दैट जैसे मलेरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहूं कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, दैट इज कॉल्ड एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस, ठीक है, या जिसको हम फाइलरिसिस कहते हैं। तो फाइलरिसिस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो आपको बिहार में जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया हमारे पास में एंडेमिक, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये डिजीज तो होती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया ध्यान में रख लो, स्पेसिफिक पॉपुलेशन ध्यान में रख लो कि उसमें वो चीज हो रही है, वो हो गया हमारे पास में एंडेमिक। नेक्स्ट आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है सडनली राइज अबाउट एक्सपेक्टेड। ठीक है, सडनली किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज एक्सप्लोर होती है। ठीक है, जैसे यूपी में कोई डिजीज एक्सप्लोर हुई, राजस्थान में कहीं कोई डिजीज एक्सप्लोर हुई, ठीक है, केरला में कहीं कोई डिजीज एक्सप्लोर हुई, सडनली कोई डिजीज वहां पे एक्सप्लोजन होता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों एपिडेमिक। क्लियर हो गया? एपिडेमिक हो गया हमारे पास में सडनली राइज अबाउ एक्सपेक्टेड। लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, मतलब कोई डिजीज जो है वो फैली है किसी एक जगह से। जैसे एपिडेमिक की बात करें तो पहले कोरोना कहां था दोस्तों, चाइना के वुहान शहर में था, वो वहां से निकल के अब कहां चला गया, वर्ल्ड वाइड चला गया। तो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, कोई भी डिजीज जो हो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। जैसे कुछ डिजीज साउथ अफ्रीका में ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ डिजीज जो है वो हमारे पास में इंडिया में ज्यादा होती है, कुछ देशों में तो मच्छर है ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मलेरिया बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एरिया में होती है, इसको हम बोलते हैं एंडेमिक, जहां पे हमेशा ही होती है। जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस बिहार में होता ही है, एलिफेंटाइटिस बिहार में होता ही है, किसी जगह जो हो मलेरिया सबसे ज्यादा होता ही है, ये सारी चीजें होगी हमारे पास में एंडेमिक। एपिडेमिक होती है सडनली जो है वो डिजीज का एक्सप्लोजन होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। कहीं पे भी कोई सा भी एरिया हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, सडनली किसी एरिया में जो है वो डिजीज सडनली राइज होती है, जिसको हम कहते हैं एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, वो डिजीज अब स्प्रेड हो के पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। ठीक है, जैसे कोविड-19 था, एपिडेमिक पहले किसी एक जगह पे निकली, अब वो वर्ल्ड वाइड हो चुकी है, उसको हम कहते हैं दोस्तों पेंडेमिक। तो एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में ये डिफरेंशिएट आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का डिजीज कंट्रोल, इरिगेशन एंड एलिमिनेशन। तीनों चीजों में क्या डिफरेंशिएट होता है, तीन हम जो है वो टर्म्स लेते हैं। पहली टर्म्स आ गए हमारे पास में, कंट्रोल क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है और इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल। कंट्रोल नाम से पता चलता है, नंबर्स में कोई चीज आ रही, रिड्यूस डिजीज वर्डन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास में 1 लाख लोग थे, ठीक है, 1 लाख लोग थे, उसमें से हर महीने जो है वो हमारे पास में पहले जो था, जैसे मान लो ये मान लो नवंबर में जो है वो 1000 लोग मलेरिया से सफर कर रहे थे। ठीक है, 1000 लोग जो है वो मलेरिया से सफर कर रहे थे। उसके बाद दिसंबर में जो है वो हमारे पास में 900 आ गए, फिर उसके बाद में जो है वो 600 हो गए। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे पास में कंट्रोल, रिड्यूस डिजीज बर्डन, ये हो गया हमारे पास में कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे 2023 के अंदर जो है वो 1 लाख ट्यूबरकुलोसिस के मरीज थे,
2024 के अंदर जो है वो हमारे पास में 90,000 ही हो गए। फिर उसके बाद 2025 के अंदर वो 60,000 हो गए। फिर उसके बाद में जो है हमारे पास में 50,000 हो गए। तो इस तरीके से ये चीज आती है हमारे पास में कंट्रोल, रिड्यूस डिजीज बर्डन। डिजीज का जो बर्डन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल, यानी कि वो डिजीज अब हमारे कंट्रोल में आ रही है। एलिमिनेशन क्या होता है? किसी डिजीज को हम जीरो पे लेके आ जाएं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ठीक है, जीरो डिजीज इन ए रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में डिजीज जीरो हो जाए, जैसे आजकल पोलियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, वो आ गया एलिमिनेशन। मतलब हमने पोलियो वैक्सीन को दे दे के अच्छे तरीके से जो है वो पोलियो को अब जो है वो हम कम करते 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 जीरो पे लेके आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। मतलब अब जो है वो हम उसको डिजीज को खत्म करने के कगार पे हैं। इरिडिकेशन क्या होता है? जीरो डिजीज इन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उसका केस नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो तीन चीजें आ गए हमारे पास में, कौन कौन सी? कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरिगेशन। कंट्रोल का मतलब हमने रिड्यूस नंबर किए हैं, ठीक है, नंबर्स में हमने रिड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 10 लड़कियां एनीमिया से सफर कर रही थी, फिर उसको हमने 9 पे लेके आए, फिर 8 पे लेके आए, फिर 7 पे, 6 पे, 5 पे, धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, वो हो गया हमारे पास में कंट्रोल। एलिमिनेशन क्या हो गया? मतलब अब हम जीरो लेके आ गया, मतलब हमारे क्लास के अंदर जो है वो कोई एनीमिया की जो है वो लड़की नहीं है, ये हो गया एलिमिनेशन। इरिगेशन क्या होता है? पूरे गांव के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर जो है वो एनीमिया नहीं है, वो हो गया इरिगेशन, मतलब कंप्लीटली जीरो हो गया वर्ल्ड वाइड, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हो गया स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इरिगेट हो चुका है, ठीक है, आपको पता ही है, बहुत बार मैंने स्मॉल पॉक्स के बारे में बता दिया। अब कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी सन के अंदर जो है वो WHO ने स्मॉल पॉक्स को इरिगेट घोषित कर दिया था कि अब स्मॉल पॉक्स का एक भी केसेज जो है वो नहीं है। नेक्स्ट आता पोलियो। अब आप देखते हो पोलियो जो है वो नियर इरिगेशन के टाइम पे आ चुका। अब जैसे पोलियो है, इंडिया के अंदर जो है वो नियर इरिगेशन के अंदर आ चुका है, मतलब जीरो आता है। आजकल पोलियो के केस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप देखोगे पोलियो के केस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पोलियो जो है वो अभी एलिमिनेशन वाली स्टेज में है, ठीक है, लेकिन इरिगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे पोलियो के केस आज भी देखने को मिलते हैं। इरिगेशन कब होगा? जब पूरी दुनिया में एक भी केस नहीं रहेगा, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तो ये होता है हमारे पास में कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरिगेशन। क्लियर है? लास्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो है वो यूज कहां पे है? अब तक आपने ये सारी चीज देखी है, तो आप देख सकते हो कि एपिडेमियोलॉजी का यूज कहां कहां पे है। तो पहली चीज आती है प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज। जो भी हमारे पास में हेल्थ सर्विसेज हैं, कैसे क्या प्लान करना है, कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यह आ गया हमारे पास में पहला यूज आ गया एपिडेमियोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग इन हेल्थ सर्विसेज। जो भी हेल्थ सर्विसेज थे उसका किस तरीके से प्लान करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप। ठीक है, जो भी हाई रिस्क ग्रुप है जिससे वो चीज सफर कर सकता है, उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तुरंत जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो इन इन ग्रुप में जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में असेसिंग कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ को हम असेस करने में जो है वो हमें हेल्प मिलती है। भाई कम्युनिटी की हेल्थ किस तरीके से है, कहाँ पे जो है वो हमारे पास में चीज़ें आ रही है, उन सबको हम असेस करने में जो है वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग इंटरवेंशन। जो भी हमारे पास में इंटरवेंशन है उसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम एपिडेमियोलॉजी के तहत ही कर सकते हैं। भाई जो भी प्रोग्राम चलाया है, जो भी हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है, उसको हम इवैल्यूएट जो है वो एपिडेमियोलॉजी की सहायता से ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें एपिडेमियोलॉजी में आती है। ऑफ कोर्स सीधी सीधी बात यही है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अलावा जो भी चीजें, डिजीज कितनी फैल रही है, कहाँ पे उसको कर सकते हैं, कैसे जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फैसिलिटी दे सकते हैं, कैसे वो डिजीज स्प्रेड हो रही है, वो सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी पे ही जो है वो डिपेंड होती है। तो ये सारे के सारे कार्य जो है वो हमारे पास में किसके हो जाते हैं? एपिडेमियोलॉजी के होते हैं।
तो एपिडेमियोलॉजी का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज है। और ये एपिडेमियोलॉजी जो है वो हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस की है। तो दोस्तों आज के अंदर थोड़ा सा टॉपिक जो है वो ऑकवर्ड था, अपोजिट सा था, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर कंट्रोल क्या होता है, प्रिविलेंस क्या होता है, एरिडिकेशन क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में मोर्टिडिटी क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड्स क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, हर एक चीज के बारे में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सा प्रिवेंशन कहाँ पे होता है, ये सब चीजें एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने एपिडेमियोलॉजी टॉपिक में जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से जो है वो हमने पढ़ी। शुरुआत में एपिडेमियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया है कि कोई भी डिजीज कैसे हो रही है, कैसे कंट्रोल हो रही है, कौन से इफेक्ट एज ग्रुप पे डाल रही है, कैसे जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी में आती है। एम क्या था एपिडेमियोलॉजी का, डिजीज की सर्वेलेंस रेट है, कंट्रोल रेट है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होती है, किन को अफेक्ट कर रही है, वो सारे जो है हमारे पास में एम थे। फिर हमने प्रिवेंशन पढ़े, देन उसके कोर पॉइंट पढ़े, देन उसके बाद में इंसिडेंस रिपोर्ट, प्रिविलेंस रिपोर्ट, ये सारी चीजें देखी और इस टॉपिक को जो है वो हमने फिनिश किया। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम कल सुबह 7 बजे फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।